मेरा नाम है विक्रांत सिंह और मैं देश बदलता हूं अपने कर्मों से, अपने साथियों के साथ मिलके। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि मुझे आप सभी लोगों से आज जुड़ने का मौका मिला है, आपसे आपके साथ में बात करने का मौका मिला है। और जैसा कि मैम से मैंने पूछा कि शायद ये वही टीम है जो टीम एक बार प्लांटेशन के लिए हम लोग वहां पे मिले थे, एक पहाड़ पे जब प्लांटेशन के लिए गए थे, तो शायद उसमें से आप में से कुछ लोग हम लोगों के साथ आपने प्लांटेशन का भी काम किया है एक बार। तो मैं एक छोटा सा पहले बस एहसास कराना चाहता हूं कि ये जो आप सामने में देख रहे हो ये कुछ काम है। और बस मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उतना इसमें बस डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में मैं बताता हूं कि कहां क्या हो रहा है। दिस इज अबाउट पुणे अर्थ फेस्ट इन सिम्बोसिस। ये स्वच्छता के ऊपर में है। ऑल दीज अभी जैसे जैसे चलता जाएगा मैं आपको इसका रेफरेंस के लिए बस मैं यूज करूंगा। ये पहली बार मैं ऐसा कर रहा हूं कि कोई मैं अपना वीडियो रेफरेंस के लिए यूज कर रहा हूं। जनरली जहां पे भी मैं जाता हूं तो अक्सर हाँ वो कॉलेज उसका पहला जो बैच है ऑलरेडी मेरे साथ में काम किया हुआ होता है, तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, बट कहीं ना कहीं कनेक्शन के लिए एक इंट्रोडक्शन की जरूरत है। रहने देते हैं यहीं पे अभी। थैंक यू दोस्तों। आप सभी लोगों से जो मैं बात करने आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग सभी लोग जानते हैं इन्वायरमेंट आज कितना बड़ा इश्यू है, कितनी बड़ी चीज है कि भले आप बहुत ही अच्छे जीवन में जी रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग आपने देखा होगा कि लिविंग इंडेक्स में हमारा पुणे जो है वो नंबर 1 है। और है सर। मैं थोड़ा सा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये अभी हम लोगों ने शुरू किया है एक यूट्यूब चैनल, लगभग 4-5 महीने हुए हैं। लेकिन ये जो 14 साल से, आज 14 साल हो गए हैं, 23 मार्च को 14 साल पूरे होंगे। और 14 साल से हमारी टीम देश के लिए समर्पित है। देश के अलग अलग भागों में हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। ये एक कहानी की तरह मैं इसको एक थोड़ा सा 10 मिनट पहले समझा लेता हूं कि कैसे ये जीवन में कैसे आया। मैं कैसे एक नॉर्मल हूं। मुझे भी जब मौका मिलता था तो मैं सबसे पीछे वाले बेंच पे ही बैठना पसंद करता था, सबसे आखिरी वाले बेंच पे, क्योंकि वहां पे मजा क्या है कि वहां आप यहां होके भी नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। पीछे में बैठने का सुख ये होता है कि आप प्रेजेंट तो होते हो लेकिन अपनी दुनिया होती है, वहां पे हम प्रेजेंट होते हैं। तो मैं भी वहीं बैठा करता था। लेकिन एक जीवन जिया, एक लाइफ में कुछ कुछ चीजें होते चली गई और उसने मेरे जीवन को बदलना शुरू कर दिया। मैं एक वक्त था कि क्रांतिकारियों को लेकर के बहुत काम किया करता था, जब देश में क्रांतिकारियों को लेकर के ऐसी कोई भावना नहीं थी। ये वो देश था कि जहां पे राजगुरु जी के घर पे, यहीं पे राजगुरु नगर है, वहां पे कचरा डाल दिया जाता था। हमारे ही देश में ऐसा भी हुआ करता था कि भगत सिंह का जो घर होता था वो टूटा फूटा सिचुएशन हुआ करता था। हमारे जो क्रांतिकारी होते थे वो उनका मतलब नाम जो है एनसीईआरटी में जब लिया जाता था तो बोला जाता था, एक्सट्रीमिस्ट शब्द को यूज किया जाता था। एनसीईआरटी गवर्नमेंट की बुक हुआ करती है जिसमें ही वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट यूज किया करते थे हमारे क्रांतिकारियों के लिए। हमारे क्रांतिकारियों के बारे में मतलब पॉलिटिशियंस भी कुछ कुछ जो एक वक्त हुआ करता था कि भगत चंद्रशेखर आजाद को भी टेररिस्ट बोला जाता था, वो भी मुख्यमंत्रियों के द्वारा। मैं नाम में नहीं जाना चाहूंगा। तो ये एक वो वक्त था भारत का और उसी वक्त में मैं भी जी रहा था। उसके बाद मैं भारत को घूमने लगा। मेरा बचपन से हमेशा से एक था कि मुझे भारत देखना है। मेरे पास जब बुलेट आई तो मैं तब से ना फिर निकल गया घूमने के लिए और मैं साल में कम से कम 3 महीने 4 महीने इस देश को घूमने लगा। मेरा देश क्या सोचता है क्रांतिकारियों के बारे में हम लोग ये पता करेंगे, हम लोग ये देखेंगे। और वहां से हम लोग निकल गए अपने सफर पे। घूमने के दौरान 29 राज्यों में घूमने के दौरान मैं सिर्फ सोचा था कि भगत सिंह और 4 नाम 5 नाम हम जानते थे अपने जीवन में, 5-10 नाम हम सभी लोग जानते हैं, उससे ज्यादा हम लोग नहीं जानते। लेकिन जब इस देश को देखने निकला तब समझ में आया कि देश के हर राज्य में उनके अपने रीजनल इतने बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं, इतने बड़े बड़े उनके काम हैं। हमें अभी पता है 1857 में पहली क्रांति हुई थी,
जब जैसे ही आप झारखंड चले जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि 1857 नहीं 1855 में ही पहला क्रांति ऑलरेडी सिद्धू कानू, दो हमारे आदिवासी भाइयों ने अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया। तीर और बाण से उन्होंने वो लड़ाइयां लड़ी। आप उससे भी पीछे जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसी कहानियां मिलती ही जाएंगी, और ये कहानियां तब मिलती हैं जब आप उस जगह पहुंचते हो, उस गांव में पहुंचते हो। ऐसे ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में होने लगी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में पहुंचा मैं, टॉडगढ़, तो पता चलता है कि यहां पे एक व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, उनको कैसे कैद किया गया, कैसे वो फिर से निकले, फिर देश के लिए उन्होंने कैसे जान दी, जिसको सिर्फ वहां के लोग जानते हैं। और इस दौरान जब मैं घूमते रहा, जब लोगों से पूछता था भगत सिंह के बारे में, आपको जान के हैरत होगी कि गांव के किसान को पता है, भैंस चरा रहा है वो हरियाणा के धूप में, एक पेड़ के नीचे मैं बैठा हुआ हूं, बहुत गर्मी थी तो बाइक पार्क करके मैं बैठा हुआ था धूप में, और एक किसान आया, क्या कर रहे हो यहां? तो हमने कहा कि ऐसे ऐसे घूम रहे हैं भगत सिंह के बारे में। तो हम कहे भगत सिंह को जानते हो? कहता है जानते हैं। हम बोले वाह, क्या कौन थे वो? कहता अरे आजादी दिलाई। हम कहे वाह। उसी दौरान उदयपुर से भी गुजरे, उदयपुर में कॉलेज में गए, कॉलेज के पास में मैं खड़ा था, वहां कुछ स्टूडेंट्स थे, तो मैं गया उनसे बात करने कि दोस्त आप लोगों का क्या कहना है भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, इनके बारे में आपका क्या विचार है, क्या सोचते हैं आप? जान के बड़ा अजीब सा लगेगा कि पढ़े लिखे लोगों ने साफ बोल दिया सर, ये कह के अरे सर वी डोंट नो अबाउट दिस। हम कहे यू मस्ट बी नोइंग समथिंग। कहता आई नो बट इट्स नॉट मैटर, इट डजंट मैटर यार, व्हाट व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस राइट नाउ। यस ऑफ कोर्स योर पॉइंट इज वेरी वैलिड। तो ये सब देखने का मुझे मौका मिला। इस दौरान भारत के हर राज्य को देखने का मौका मिला। अब इसको देखने का मतलब क्या होता है? मेरी कविता वहीं से बनी थी कि जो घूमेगा वो देखेगा, जो घूमेगा वो देखेगा, जो देखेगा वो जानेगा, और जो जानेगा वो मानेगा। ये एक लंबा प्रोसेस है, ऐसे नहीं समझ में आती गरीबी। गरीबी तब समझ में आती है जब आप वहां जाते हो और वहां जीते हो, देखते हो अपने आंखों से। उस दौरान भारत की गरीबी देखी मैंने, भारत के टूटे हुए रोड देखे, भारत का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, क्योंकि रोड से घूम रहा था मैं। भारत में टेररिज्म कितने पीक पे है, क्या टेंशन है, वो कश्मीर में देखा। किस्मत से कश्मीर में 15 अगस्त को था, जीवन का पहली बार कश्मीर हूं, और 15 अगस्त को कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है। पता नहीं है कि 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक दुनिया में कोई वहां कर्फ्यू में कुछ नहीं होता। मोबाइल बंद है, मेरा बाइक पंक्चर है। महादेव तो मैं तो महादेव को देखता हूं, मेरे जीवन में वो हमेशा कुछ ना कुछ लेके आते हैं, जिसके कारण मुझे कुछ नया देखने का मौका मिलता है। बहुत सुंदर लाइफ चल रही थी, 14 को पहुंचा, 15 को मैं जैसे ही निकलने लगा देखा कि वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है। हमें कुछ नहीं पता, बाइक भी पंक्चर है, सारे दुकान में कर्फ्यू है। उस कर्फ्यू को एहसास जब किया तब समझ में आया कि टेररिज्म होता क्या है। उस कर्फ्यू को जब एहसास किया तो समझ में आया कि जब बंद मार्केट होता है तो कैसे इकोनॉमी गिरती है, कैसे माहौल खराब होता है। इस ढंग से देश को घूमने के दौरान इतनी गरीबी देखी, इतना मतलब त्रिपुरा से जब मैं गुजर रहा था तो पता चलता है कि वहां 90% हमारा लिटरेसी रेट है। बहुत लिटरेट लोग हैं लड़के, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, रास्ते पे खड़े होकर सिर्फ चंदा काट रहे हैं। जब हमने बोला कि भाई तुम ये वो, जब हमारी बात होने लगी, कहता है कि यार दादा क्या करूं, पढ़ लिख लिया हूं, बहुत अच्छे से पास कर गया, यार जॉब नहीं मिल रही है, जॉब ही नहीं है दादा, क्या करूं। और उसी त्रिपुरा के जब अंदर के गांव में जाता हूं तो एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो सबसे आखिरी गांव है, उसके बाद बांग्लादेश शुरू है। वो आदमी वहां पे बैठा हुआ है एकदम गांव में, बहुत पैसे हैं उसके पास में, और वो बैठ करके बोल रहा है विक्रांत भाई एक दिन आप देखना, अपने त्रिपुरा में कुछ चीज की कमी नहीं है। अपने त्रिपुरा में सबसे मजेदार क्या है, अपने त्रिपुरा में है रबर। रबर की खेती होती है, पता है आपको? यहां से 20 रुपए का रबर भेज देते हैं, और वहां से वही रबर जब रिफाइन होकर के हमारे देश में आता है तो वो 180 रुपए में बिक रहा है। कहता है ये जो गैप है, सोचिए ना, हमारे यहां कोई फैक्ट्री नहीं लगा रहा। क्यों नहीं लगा रहा? क्यों? क्योंकि यहां पे टेररिज्म का प्रॉब्लम है। यहां पे उस समय में अल्फा उल्फा का प्रॉब्लम चल रहा था। आसाम में वही प्रॉब्लम देखा हमने, मणिपुर में वही प्रॉब्लम देखा हमने। तो ये जो देश देखने के बाद, ये जो धरती है ना, ये धरती आपको बना देती है। आपके पास में चॉइस नहीं होता, मेरे पास में कोई चॉइस नहीं था कि मैं उससे पहले मैंने बोला ना कि एकदम आम लड़का, पार्टी करना, घूमना, वही बियर पीना, जो जीवन जैसे सबका चलता है बस वैसे ही चल रहा था मेरा भी। लेकिन उस देश ने, इस देश की खूबी है, इसने राम को भी घुमाया, इसने नानक को भी घुमाया।
इसने महाभारत में पांडु को भी घुमाया। जो घूमता है उसी के जीवन में वो बदलाव आता है, ये देश में लिखा है। क्यों? क्योंकि वो आदमी इतना देख लेता है, आंखों के सामने जब दिखता है ना कि कोई गरीब आदमी किस ढंग से शरीर ढकने के लिए कपड़े नहीं है, तब एक बहुत बड़ा बदलाव आता है जीवन में। तो देखना बहुत जरूरी है, दिल खोलना बहुत जरूरी है। और उस सब चीजों ने मेरे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाया। मुझे लगा ये काफी नहीं है, अब मैं घूम घूम के क्रांतिकारियों के लिए बात करता रहूंगा, उससे क्या होगा? ठीक है, मैं सत्य बोल रहा हूं, लोगों को सत्य के बारे में बता रहा हूं कि ये यहां हो रहा है, ये यहां हो रहा है, ये वहां हो रहा है। तो ये तो न्यूज चैनल भी कर रहे हैं, तब भी क्यों नहीं क्रांति हो रही? क्यों नहीं कोई बदलाव हो रहा? क्या है वो चीज जो नहीं हो पा रही है और क्यों नहीं हो पा रही है? तब समझ में आया 2014 के बाद एक लीक लगी कि नहीं यार, कुछ तो है। फिर हमें समझ में आया कि यार कचरा देखने से नहीं होगा, कचरा के बारे में बात करने से नहीं होगा। अगर कोई चीज कहीं गंदगी है उसको मैं हटा देता हूं। मेरे क्रांतिकारियों ने यही बताया, मेरे धर्म ने भी यही बताया कि कर्म ही सबसे इंपॉर्टेंट है। कचरे के बारे में तुम कितना भी ज्ञान दे दो, कितने भी ज्ञान दे दो, कोई बदलाव नहीं होने वाला समाज में। लेकिन अगर आप कचरे को एक बार उठा करके आप फेंकना शुरू कर दोगे, आपका समाज बदलने लगता है। और मेरे को उस समय में समझ में आया, मेरे अंतरात्मा ने मुझे बताई कि आपको काम करना पड़ेगा। बहुत ऑप्शन थे, बहुत सब कुछ था जीवन में मेरे सामने में, लेकिन जब यहां फिर काम करना शुरू किया स्वच्छता के लिए, जो सबसे बड़ी 2014 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए। मोदी जी ने आने के साथ सबसे पहली जो बात बोली, सबसे पहला जो मिशन शुरू किया वो स्वच्छता मिशन था। उन्होंने बोला कि देश में स्वच्छता लाना बहुत जरूरी है। अब मैं माननीय मोदी जी का नाम ले रहा हूं तो मैं बीजेपी का आदमी नहीं हो गया, आप समझिए बात को। हमारे देश की सबसे बड़ी यही होती है कि नाम पे ही हमारा गुट बट जाता है। हम लोग क्रांतिकारी हैं, मैं शब्द वही दोहराऊंगा, मैं क्रांतिकारी हूं। मेरे पॉलिटिकल जो विचार है, मेरे उससे कर्मों का कोई उसका संबंध नहीं है। मेरा संबंध है कि जब 2014 में उन्होंने ये बात शुरू की, जीतने के बाद सबसे पहली चीज उन्होंने स्वच्छता मिशन बोली। एक्चुअली उससे जस्ट 3 महीने पहले एक अंग्रेज ने मुझे, मेरे देश को डिसरिस्पेक्ट किया था, फिल्दी इंडियन बोल करके। फिल्दी इंडियन, उन्होंने बोला कि विक्रांत, यू नो, इफ आई एम कमिंग फ्रॉम नेपाल, इफ आई एम स्लीपिंग, नो वरीज, as I get into the India and the bus will start, I am sleeping, but the bus will start shaking and I will start getting that filthy smell of your India and I understand कि I am in India. This was his description. This was his description सिर्फ 3 महीने पहले। और जब मोदी जी ने शुरू किया, दिमाग में एक ही बात हो गई कि उस अंग्रेज को तो मैं चुप करा करके मानूंगा, मैं उस अंग्रेज को चुप करा के मानूंगा। वो एक मेरे लिए पिन पॉइंट था। और मोदी जी ने शुरू किया, मुझे लगा कि यही तो महादेव कहना चाहता है। उसने मुझे वहां डिसरिस्पेक्ट किया मेरे भारत को, यहां पे स्वच्छ भारत शुरू हो गया, शायद यही मेरा रास्ता है। और यही मेरा रास्ता है, यही मेरी रास्ता है, मुझे यही करना है। और उसके बाद शुरू हुई एक जर्नी जिसने मेरे लाइफ को बदल दिया, एक आम आदमी से भारतीय बनाया मुझे। और मैं देखने लगा, काम करना शुरू किया। उस काम करने के दौरान मेरा जो सबसे प्यारा शहर जहां मैं रहता हूं, जिस शहर को मैं पहले दिन मैं पुणे आया, देखा ऐसे, और मैंने देखा सब कुछ, इतना सुंदर मौसम, मैंने कहा आई लव यू पुणे। मैं कसम से, मैं तो बड़ा वो ऐसा फील एकदम, क्योंकि वो अंदर से है ना, तो देखते ही लगा यार कितना ब्यूटीफुल सिटी है यार। बादल आ रहे हैं, बरस रहे हैं, चले जा रहे हैं, फिर धूप हो रही है, और उसके बाद फिर बादल आ जा रहे हैं, फिर हवा चलने लग रही है। वाह! मैं एक्टर, इससे पहले मैं इस काम से पहले मैं एक्टर, थिएटर एक्टर और डायरेक्टर हुआ करता था। तो ये जो भावनाएं हैं, ये मेरी राइटिंग में आ जाता है। मैं पोएट हूं, तो वो भी मेरे समझ में आ रहा था। तो मैंने कहा यार मुझे तो प्यार हो गया इस सिटी से। मैंने कहा आई लव यू एंड आई विल ऑलवेज लिव विथ यू, आई विल लव यू फॉर एवर पुणे। और वो जो दिन है, वो जो मैंने इस शहर से वादा किया, इस शहर से जो वादा किया है, वो जो प्रेम, उसी प्रेम को आज निभा रहा हूं। बस उस प्रेम को निभाने के लिए हमारे जैसा आदमी कहीं पे भी हम लोग जाकर के रह सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में। बहुत घुमा हूं, कहीं पे भी हम लोग सेटल हो जाते हैं, सबको अपना बनाने का हुनर है हमें। जाते हैं प्रेम, क्योंकि प्रेम मेरे मन में बहुत है और मैं जानता हूं, और जी सकते हैं हम लोग। लेकिन एक कसम खाई थी पुणे के साथ मिलकर के, पुणे तुमसे प्यार करते हैं यार, एकदम सच्चे आशिक की तरह आज जो है पुणे के साथ को निभा रहे हैं। बहुत कष्ट है, बहुत दिक्कत हुई उस वक्त जब उनसे मोहब्बत हुई थी,
तो वो अलग थी, और आज पुणे जो है वो एक अलग है। आज इस जगह पे खड़े होता हूं मैं, आप देख रहे हो, अब मैं पुणे की सिचुएशंस के बारे में बताना चाहता हूं। पिछले 15 सालों में पुणे इतना ड्रास्टिकली बदला है, इतना ड्रास्टिकली बदला है कि आप सोच नहीं सकते हो, आप सोच ही नहीं सकते हो। जन्नत से जहन्नुम का जो सफर है, ये पुणे 15 से 20 सालों में सिर्फ तय किया है। हमने जो यहां 20 साल पहले से पुणे में रहते होंगे, उनसे आप जाकर के पूछिए, एक सड़क को पार करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता था। वो भी पुणे के सबसे फास्ट एरिया, जैसे एमआईटी का जो सड़क है ना, उस सड़क को पार करने के लिए हमें यह नहीं देखना पड़ता था कि लेफ्ट से कोई आ रहा है, राइट से कोई आ रहा है। नहीं, वी जस्ट हैव टू मूव। हम बस यूं कर करके आराम से पैदल पार कर जाया करते थे, इतनी भी ट्रैफिक नहीं हुआ करती थी। और उस ट्रैफिक, आप सोचो, वहां से आज ऐसा है कि हमारे शहर में, आपके ही कॉलेज के बगल में, हर 10 दिन पे कोई ना कोई मर जा रहा है, हर 10 दिन पे कोई ना कोई डेथ हो रहा है। रोड एक्सीडेंट्स में लोग मर रहे हैं। और क्या एक्सीडेंट है, कितना एक्सीडेंट है, आपको पता होगा। पुणे में ग्रीन कवर हुआ करता था, आप सोच नहीं सकते हो कितना ज्यादा, चारों तरफ जंगल, चारों तरफ जंगल, और एकदम बिल्कुल वातावरण। इतना तो धूप हमने कभी सोचा ही नहीं था, हमने देखा ही नहीं था। इस ऐसी धूप की आज, मतलब पसीना पसीना क्या होता है पुणे में पता नहीं चलता था हमें। 12 महीने हम लोग सोते थे उसको लेके। लेकिन आज वो क्लाइमेट चेंज कहां पहुंच गया है कि हमें वो पसीना, वो गर्मी, हम सब कुछ है। लेकिन हमने क्या किया है कि हम अपने मन को, अपने में ही हमने एक विचार बन गई है कि ऐसे देखो, कुछ बनना है तुम्हें, कुछ करना है तुम्हें, कुछ बनना है तुम्हें, कुछ करना है तुम्हें, कुछ बनना है तुम्हें, कुछ करना है तुम्हें। हर रील तुम्हें यही इंस्पायर कर रही है, हर रील तुमको यही इंस्पिरेशन देना चाहती है। तुम्हारे अंदर में हर रील तुमको इंस्पायर कर रही है कि तुम्हें कुछ बनना है, तुम्हें कुछ बनना है। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं दोस्त, तुम कुछ भी बन जाओ, तुम कुछ भी बन जाओ, तुम आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, तुम मंत्री बन जाओ, तुम बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओ, लेकिन सच्चाई यही है कि आप कितने भी बड़े कुछ भी बन जाओ, रहना आपको यही है। सड़कें आपकी यही होगी, यही हवा होगा, यही पानी होगा। आप कितना भी अमीर बन जाओ, आप अवॉइड कर सकते हो क्या सड़क के बाहर निकलना? क्या आप अवॉइड कर सकते हो ये पानी पीना? बहुत होगा, फिल्टर लगा लोगे, बहुत होगा, 100 रुपए का बॉटल खरीदने लगोगे क्या? लेकिन ये सॉल्यूशन है? नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है। तो कहां चूक गए हम आज भी, हमारे साथ में पुणे के बहुत ही, हम जो जहां काम करते हैं, हमारा जो इंकलाब जयते हैं, ये कोई एनजीओ नहीं है, ये एक थॉट प्रोसेस है जो 14 सालों से समाज के लिए कार्यरत है। पुणे के जहां पे भी गंदगी है, हमने वहां पे काम किया। स्वामी नारायण का यह आप देख रहे हो, यहां हमारा प्लांटेशन है। तलजाई आप देख रहे हो, यहां हमारा प्लांटेशन है। ऐसे ना जाने कितने हजारों पेड़ हमने पुणे में लगाए। लाखों किलो कचरा, लाखों किलो कचरा हमने लाखों स्टूडेंट्स के साथ में, पिछले 14 सालों में लाखों स्टूडेंट्स के साथ हमने काम किया है। 40 से ज्यादा कॉलेज और स्कूल्स आज हमसे जुड़े हुए हैं। जितने बड़े कॉलेजेस के नाम आप जानते हो, सारे कॉलेजेस हमसे जुड़े हुए हैं। सभी कॉलेजेस के साथ में मिलकर के हम लोग काम करते हैं। हमारा अभी तक कोई एनजीओ नहीं है, कोई रजिस्टर्ड हम लोग कुछ नहीं करते हैं। लेकिन कोई भी कॉलेज के पास जब जाते हैं, तो कोई भी कॉलेज किसी भी रजिस्टर्ड सिर्फ को ही चांस देती है कि भाई सर आपका रजिस्टर्ड होगा तो एक दूसरे से पेपर का शेयरिंग होगा। लेकिन नहीं, आज हम लोग सिर्फ काम के दम पे, अपने कर्म के दम पे आज इतने सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में हम लोग विजिट करते हैं और स्टूडेंट्स के साथ मिलकर काम करते हैं। आज यहां आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? भाषण? बिल्कुल नहीं। भाषण वाषण में मैं बिल्कुल यकीन नहीं करता हूं। मेरा मकसद है आपके अंदर एक बदलाव लाना। मेरा मकसद है कि आपके अंदर का जो विचार है ना, उसको थोड़ा सा मैं बस चेंज करना चाहता हूं। आप जो अभी आपका ऐसे गोल हो गया है ना कि ये मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ बनना है, इसमें मैं चाहता हूं एक चम्मच राष्ट्रीयता डालना चाहता हूं, राष्ट्र सेवा डालना चाहता हूं। आपके जीवन में बिना राष्ट्र के आप पागल हो जाओगे। आने वाला वक्त जो है वो इतना खराब है, इतना खराब वक्त आ रहा है, आप सोच नहीं सकते हो। ये जो वक्त आज भी वॉर चल रहा है, अगर मेरे पुराने वीडियोस हैं जो जहां पे मेरे लेक्चर्स होते हैं, यहीं सिंगड़ एनबीएम को मैंने आज से 3 महीने पहले लेक्चर दिया था, यहीं नरे गांव में। उनको बोला था कि तुम तैयार हो जाओ,
जल्द इतना बड़ा वॉर होगा और इतनी बड़ी परेशानी क्रिएट होगी कि सब उसका असर हम सबके जीवन पे पड़ने वाला है। आज वो हो रहा है। इसी ढंग से मैं आप सभी लोगों को आज यहां स्पेशली ये अवगत कराने आया हूं कि माहौल बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, हमारा पूरा सिविक सेंस, जो पूरा सिविक स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो रहा है। सिविक पूरा का पूरा जो हमारा सिविक सिस्टम है वो कोलैप्स हो रहा है। आपको पता होगा, आप यहां से निकलते होगे, आप यहां से मंदिर जाते, कभी आपने मंदिर गए होंगे, यहां स्वामीनारायण का जो मंदिर है, रास्ते पे पड़ा हुआ कचरा देखा है आपने? बारिश में जब वो कचरा बह करके पूरे रोड को जाम करता है, तब आपने देखा है उसको कभी बह के गिरते हुए? वो कचरा किसका है? हमारे ही है। हम पीएमसी को जवाब देते हैं कि पीएमसी नहीं उठा रही, पीएमसी ये नहीं कर रही। पता है आपको कि पीएमसी के पास में सिर्फ 17,000 लोग हैं। आपको पता है कि पुणे की जनसंख्या क्या है आज? 70 लाख जनसंख्या है। 70 लाख लोगों को संभालने के लिए सिर्फ 17,000 लोग हैं। सिर्फ 17,000 लोग कैसे 70 लाख का बोझ उठाएंगे, बताइए ना? पॉसिबल है? नहीं है। लेकिन अगर यही 70 लाख लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी ले ले, सिर्फ अपनी जिम्मेवारी, मैं नहीं बोलता हूं आपको कि आप निकलो हमारे साथ में कुछ करके दिखाओ, वो दूसरा भाग है, वहां बाद में आएंगे, उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज मैं आपसे पहले यह बात करने आया हूं कि क्या आपके अंदर में वो जागृति ला सकते हैं? क्या एक चीज, सिर्फ एक चीज मैं मांगता हूं आपसे, सिर्फ एक चीज, सिर्फ एक आदत, सिंगल एक आदत आपसे बस मैं मांगता हूं कि आज आप मेरे साथ में उस आदत से जुड़ जाइए की मी माझी आईची शपथ घेतो की मी कधीही कचरा करणार नाही। मी माझी आईची शपथ घेतो की मी कधीही कचरा करणार नाही आणि करून देणार नाही। सिर्फ एक आदत। और यहीं से बदलाव का सफर अगर नहीं शुरू हुआ, अगर आपके जीवन में नहीं सफर शुरू हुआ, आप मेरा नाम बदल देना। एक आम लड़का, मैंने बताया कि मैं बहुत आम लड़का था, आज आपका यह आम लड़का महाराष्ट्र के गवर्नर से 2022 में अवार्ड मिला है मुझे। आज 5 साल से मैं पुणे का ब्रांड एम्बेसडर हूं। आज ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड मिला है मुझे। ये सारी चीजें अगर मैं अचीव कर पाया हूं भाई दोस्तों, मैंने अगर ये अचीव किया है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, वो है कर्म। कर्म पे मैंने ध्यान देना शुरू किया। सत्य के बाद मैंने कर्म पे काम करना शुरू किया। मेरा पूरा फोकस हो गया, मैं घूमूंगा, मैं जहां जहां जाऊंगा मैं वहां लोगों को जागृत करूंगा, मैं काम करना शुरू करूंगा। 2017 में हम लोग राजगुरु नगर गए, यहीं पे बगल में 60 किलोमीटर जहां पे राजगुरु जी का घर है, वहां हमने 1.5 साल काम किया। 1.5 साल, हर रोज सुबह 7 बजे मैं यहां से उठता था, 9 बजे राजगुरु नगर पहुंचता था। 9 बजे के बाद से लेकर के 4 बजे तक मेरे लेक्चर होते थे। हर एक स्कूल, हर एक कॉलेज में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने वहां पे जोड़ा। 10,000 से ज्यादा, 3,000 से ज्यादा हमारे एक्टिव वॉलंटियर्स हमने बनाए। इतने छोटे छोटे बच्चे, उनको इतना इंस्पायर कर दिया, वो अपने अपनी सोसाइटीज में डंड लेके घूमते थे, ऐसे करके डंडा लेके घूमते थे, जो कचरा करेगा उसको मारूंगा मैं। हमने इतना उनको इंस्पायर किया, इतना उनको ऊपर किया कि नहीं आपने ये करना है। आप मानिए 2017 में राजगुरु नगर की रैंकिंग, स्वच्छता रैंकिंग 250 थी। एक साल के काम के बाद में राजगुरु नगर की स्वच्छता रैंकिंग 143। एक साल में 107 रैंक हमने जंप किया। 107 रैंक। अथक प्रयास, अथक मेहनत हमने की। क्यों? क्योंकि हमने एक कसम ले ली थी कि देश बदलना है। कोरोना के दौरान आप जब देखेंगे इस वीडियोस में, मतलब ये कुछ नीचे की मैं वीडियोस दिखा रहा हूं, ये कोरोना आया देश में, इसी दौरान मैं कुछ चीजें आपको और भी राष्ट्रीयता को लेकर के बोलना चाहता हूं कि ये जो देख रहे हो आप, मैं वो व्यक्ति हूं जिसने कश्मीर में 4 बार तिरंगा लहराया है। 4 15 अगस्त को मैंने तिरंगा लहराया, और वो तिरंगा नॉर्मल नहीं था। 2014 में तिरंगा लहराया। 2017 में जब 15 अगस्त को बुरहान वानी मारा गया था, आपको में से कुछ लोगों को याद होगा कि जब बुरहान वानी मारा गया था तो कितना माहौल खराब हुआ था। पूरा देश और कश्मीर किस ढंग से वो टेंशन ले रहा था पूरे देश को तोड़ने के लिए। कश्मीर में एक अलग से वो बताया था ना मैंने कि कश्मीर का एक सिस्टम है, इकोसिस्टम है, जिसका मकसद होता है किसी तरीके से कश्मीर को इस देश से अलग रखना। और 2017 में हम लोग वहां पे गए, हमने वहां पे तिरंगा लहराया 2017 में। ये जो आप देख रहे हो, आपको जान के हैरत होगी कि 10,000 लोग थे वहां पे और मैं अकेला था। एक अकेला तिरंगा वहां पे लहर रहा है। 10,000 लोग मेरे चारों तरफ जो बैठे हुए हैं वो मुझे गालियां दे रहे हैं, काफिर और ना जाने क्या क्या जो बोल सकते थे उन्होंने बोला है। वो तिरंगा अकेला कर्फ्यू के टाइम में मैं, और मकसद था, उसका कारण है, उसका कारण है कि किसी इस देश में इतने वीर हुए हैं और उनकी वीरता की पहचान देने के लिए हम डरते नहीं है किसी से।
हम वहां अकेले गए, अकेले हमने तिरंगा लहराया और पूरा तिरंगा लेके कश्मीर में घूमे भी उस दिन। क्यों? क्योंकि बस यह दिखाने का मकसद था कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। अगर हमें कुछ बोलना है तो हमें साबित करना पड़ेगा। 370 जब हटा, जिस दिन हटा, उसके बाद हम लोग फिर से गए वहां तिरंगा लहराने, जब पूरे विदेश की मीडिया हमारे देश का नाम खराब करना चाह रही थी कि 370 हटने के बाद यहां लोग मर रहे हैं। और ये देखिए, ये यहां 15 अगस्त का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। उस समय में वहां पे हम लोगों ने अपने भारत को प्रेजेंट किया। हमने बोला कि 75 साल से हमारा देश रो रहा है कश्मीर के कारण, पूरा देश रोता रहा है कश्मीर के कारण, मेरा कश्मीर रोता रहा है। आज पहली बार ऐसा हुआ है 75 साल बाद हमने अपना वी हैव चेंज्ड द मेडिसिन। वॉशिंगटन पोस्ट एक न्यूज़पेपर है, उनकी एडिटर आई हुई थी रिपोर्टर, उनका कहना था कि व्हाई यू आर डूइंग दिस, पीपल आर गेटिंग किल्ड एंड यू आर सेलिब्रेटिंग। हम कहे, मैम बिलीव मी, फॉर 70 years कश्मीर हैज बीन क्राइंग लाइक दिस, इट्स टाइम वी हैव चेंज्ड द मेडिसिन and just wait for five years and you will see how our Kashmir is going to be. We have just changed the medicine and believe me, उल्टे पांव गई हैं वो वहां पे। क्योंकि कभी कभार मैंने बोला है ना कि मुझे इस बात का भरोसा है कि महादेव मुझे सही वक्त पे सही जगह पे पहुंचा देते हैं। वहां पे शायद मेरा होना जरूरी था ताकि उस न्यूयॉर्क पोस्ट, वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार को हमारे देश की तरफ से उसको सही जवाब दिया जा सके। और वो दौरान, उसके बाद हम लोग जब कोरोना आया इस देश में, तो आपने देखा ये कोरोना के टाइम पे हमने कुछ नहीं किया। मैं इतने सालों से काम करता था, ये मैं फेसबुक पे डाला करता था, मैं बहुत टाइम से फेसबुक पे हर चीज डाल देता था। जब ये इट वाज नॉट ए सेंसेशन जैसे आज है, फेसबुक और सोशल मीडिया जैसे सेंसेशन है, उस समय ये नहीं था। इट वाज जस्ट ए कनेक्टिंग, दोस्त दोस्त से कनेक्ट हो रहा है, लोग अपनी चीजें शेयर कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। आई यूज्ड टू शेयर एवरीथिंग। तो जब कोरोना आया और मैंने देखा कि यहां पे इतनी परेशानियां हो रही हैं कोरोना में, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनमें अनाज नहीं पहुंच रहा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां पे अनाज नहीं पहुंच रहा। हमने ये बात जब फेसबुक पे रखी, बहुत सारे हमारे मित्रों ने क्या किया, बहुत सारा पैसा हमें भेजना शुरू किया कि भाई मैं ये लो मेरे तरफ से 10,000, ये लो मेरे तरफ से 500, ये लो मेरे तरफ से 1,000 रुपए। हमने क्या किया, रोज, हम तो कोई संस्था थे नहीं, वी वर अलोन, अभी घर के अंदर में है। 28 मार्च को हम लोगों ने निकल के काम करना शुरू किया। जो हमारा सबसे पहला काम था वो ये था, जब हम लोग इस कैंप में पहुंचे तो इस कैंप में 1.5-2 दिन हो गए थे, इनके पास में अनाज नहीं था। और इस ढंग से हाल था कि मैं बता नहीं सकता। जब अनाज लेके हम लोग पहुंचे पहले दिन, पूरा पूना सन्नाटा था। हम लोग गाड़ी में अनाज भर के जब वहां पहुंचे, वहां ऐसा लगा कि हंगामा हो जाएगा। हमने पुलिस की मदद ली, पुलिस के बाद से हमने उसको प्रॉपर काम करना शुरू किया, क्योंकि हमें भी नहीं पता ना कि काम करते कैसे हैं, कोरोना क्या है। लेकिन उस दौरान मुझे समझ में आया कि अगर विक्रांत यही वो वक्त है, मेरे घर में भी लोग थे, मेरे चीजें भी थी, लेकिन इस देश की एक खूबी है कि इस देश ने, जब भी इस देश पे कोई समस्या आई है, इसने अपने देश ने अपने एक बेटे को खड़ा किया, जाओ बेटा तुमको काम करना है। मेरे जैसे हजारों बेटे काम कर रहे थे, हजारों बेटे, कोई कहीं कुछ काम कर रहा था, कोई कहीं कुछ काम कर रहा था, मैं भी उनमें से एक था। हमने कहा हम गांव गांव तक जाकर के अनाज पहुंचाएंगे। आपको जान के खुशी होगी कि पुणे के अगल बगल में 125 गांव, 125 विलेजेस, जहां पे सरकार नहीं पहुंच पा रही थी। आप बोलोगे सरकार क्यों नहीं पहुंच पा रही थी? क्योंकि पूरा सिस्टम उस समय ब्लॉक था। जितने भी गांव थे, उन गांव के बाहर में जो है बहुत दूर करके जाना चाहता हूं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं, मुझे पता है आपकी पावर को, मुझे अच्छे से एहसास है कि जब महिलाएं जुड़ जाएंगी ना, जिस दिन महिलाओं ने ठान लिया, मैं गारंटी देता हूं 1 साल के अंदर में पूरा पूना छोड़ दो, पूरा देश स्वच्छ हो जाएगा। पूरा देश स्वच्छ हो जाएगा सिर्फ अगर ये महिलाएं जुड़ जाएं। और ये मैं बहुत सत्यता के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि सच बोलना जरूरी है। आप लोग बहुत महान है, बहुत सारा काम आपके द्वारा हो रहा है, ये सारी चीजें मैं जानता हूं। इसीलिए मैं जानता हूं कि स्वच्छ भारत में आपका पार्टिसिपेशन बहुत कम है और आपके बिना नहीं पॉसिबल है, क्योंकि घर से निकलने वाला हर कचरा अगर महिलाएं चाह ले तो सेग्रीगेट हो जाएगा, गीला अलग हो जाएगा, सूखा अलग हो जाएगा। सिर्फ इतना करना है, गीला अलग होना है, सूखा अलग होना है। अगर हर महिला के पास में वो पावर है कि उनका घर कैसे चलेगा, बस वो कि भाई मेरे यहां 1 डस्टबिन होगा या 2 डस्टबिन होगा, 100 रुपए का मैं 1 डस्टबिन खरीदूंगी या 200 रुपए के 2 डस्टबिन खरीदूंगी, बस इतनी सोच पे ही सारा खेल है। आपको पता है
आज पुणे में सबसे ज्यादा लैंडफिल्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि घर से हमें सेग्रीगेटेड कचरा नहीं मिल रहा। हम अपने घर से सिर्फ गीला और सूखा अलग नहीं कर पा रहे हैं, यह हमारी सच्चाई है दोस्तों। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने आंखों को खोलिए और आप लीजिए। स्वच्छ भारत की कमान अब महिलाओं को संभालना चाहिए, आपने आगे आना चाहिए। और आपने जब आगे आ गई ना, मैं गारंटी देता हूं, मुझे आपकी पावर को पता है, 1 साल में आप पुणे को स्वच्छ कर देंगी। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो कहते हैं ना, बहुत अच्छी हमारे यहां एक वो है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। थैंक यू सो मच मुझे सब्र से सुनने के लिए। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए। मैं जानता हूं आप सभी लोग से मैं जुड़ा हूं, आप भी मुझसे जुड़े हैं। और जाते जाते आखिरी में एक जो प्रण हमें लेना है, आप में से कौन कौन है जो आज के बाद कचरा नहीं करेगा? मैं लिटरली चाहूंगा, 2 चीजें हैं। ये जो है, ये है, इसका मतलब है कि उपकार कर रहे हो। मैं बहुत अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन भी बन जाता हूं कभी कभार। मुझे कहना कि खुश रहता हूं, तो ये सब जोक्स मुझे बड़े अच्छे प्यार से आते हैं। अगर आप ये कर रहे हो कि कौन कौन कचरा आज के बाद नहीं करेगा, अरे भाई ये हाथ यहां है, ऊर्जा हमें चाहिए। उस ऊर्जा में हमें जाना होगा कि हाथ यहां आनी चाहिए कि कौन कौन आज हमारे साथ में ये प्रण लेता है कि आज के बाद हम कभी कचरा नहीं करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आज छत्रपति शिवाजी महाराज का जयंती है ना? कौन कौन छत्रपति शिवाजी महाराज से प्यार करता है? तो ठीक है, महाराज के नाम पे आइए कसम लेते हैं। ठीक है, महाराज के नाम पे कसम लेते हैं। हाथ ऊपर कीजिए, मुट्ठी बांधिए यूं। एक बार हाथ ऊपर, मुट्ठी बांधना है। हाथ ऊपर और मुट्ठी बांधनी है। एक बार मेरे साथ में, एक बार हम लोग उनको नमन भी कर लेते हैं सबसे पहले, ताकि एक जोश आ जाए आप सभी में। छत्रपति शिवाजी महाराज के, छत्रपति संभाजी महाराज के। बहुत बढ़िया है। बस इसी ऊर्जा में हमें कसम भी लेनी है। हाय 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 हाय, हाय 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 हाय। कैसे देखिए, कहां महाराज, हर हर महादेव के लेवल पे, वो महाराज के ऊर्जा पे ही जाना होगा। क्योंकि कसम जो है ना, बहुत ऊर्जा। कहते हैं भीष्म ने जब प्रतिज्ञा ली थी तो धरती फट गई थी। तो वैसी प्रतिज्ञा होनी चाहिए। आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, मां कसम खा के बोल रहा हूं, आज जो आप प्रतिज्ञा ले रहे हो, इससे आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। उसी ऊर्जा में प्रतिज्ञा लीजिए। एक बार फिर से दोहराइए, एक बार जोर से, मी माझी आईची शपथ घेतो के, मी कधी कचरा करणार नाही आणि करून देणार नाही। मी माझी आईची शपथ घेतो की मी कधी कचरा करणार नाही आणि करून देणार नाही। मी भारत माताची शपथ घेतो की मी कधी कचरा करणार नाही आणि करून देणार नाही। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। छत्रपति शिवाजी महाराज के, छत्रपति संभाजी महाराज के। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।